स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशियोलॉजी के एक और पेपर के बारे में जिसका कोड तुम्हारे सामने है BSOG 173। ये पेपर है BA ऑनर्स के बच्चों के लिए, समाजशास्त्र जो सोशियोलॉजी के बच्चे हैं। ठीक है, पेपर है आपका ये डिस्कस जो हम करने वाले हैं ये जून 2024 का जो अभी लास्ट सेशन में हुआ था ना, उस वाले पेपर को हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो पेपर डिस्कस करने वाली हूँ वो है दिसंबर 2023 का भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन फ़िलहाल इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में स्टडी करने से पहले मैं दोनों ईयर सेशन के दोनों ईयर के जो है तुम्हें पहले क्वेश्चन दिखा दूंगी कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न है और कौन कौन सी यूनिट जो है वो रिपीट हो रही है, किस यूनिट से कौन से क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो पहले हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये पेपर का टाइम रहेगा 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100। ठीक है, काफ़ी बड़ा पेपर होने वाला है। अच्छा, नोट है यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ लेंगे किन्हीं भी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कोई भी 5 प्रश्न आपने करने हैं और उनके लगभग जो वर्ड्स होंगे ना वो 400 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, इसका मतलब हर जो क्वेश्चन होगा ना वो 20 मार्क्स का होने वाला है। 20 मार्क्स का तुम्हें पता है, तुम लोगों ने असाइनमेंट भी बनाए हैं जो 20 मार्क्स वाले आंसर के जो लिखने होते हैं। तो तुम्हें ये पता होगा कि कितने वर्ड्स में लिखना है, कितने पेजेस भरने होते हैं। तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला आया हुआ है, उद्विकास, प्रगति एवं वृद्धि के बीच अंतर कीजिए। विकास और उद्विकास ये तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि विकास होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रगति क्या होता है और वृद्धि। तो उद्विकास की प्रगति और वृद्धि के बीच अंतर आपने करना है। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है विकास के ऊपर। दूसरा है कि विकास के सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की व्याख्या करनी है आपने। तो सबसे पहले तो इसमें भी वही करना है, आपने विकास की डेफिनेशन देनी है, फिर सामाजिक सांस्कृतिक कारक वो क्या क्या होते हैं उनको आपने डिफाइन करना है। 20 मार्क्स का ये सारे क्वेश्चन है, 20 के हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि अविकसित देश विकसित देशों से कैसे भिन्न है। अविकसित क्या होता है? अविकसित वो होते हैं जो देश अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं और जो कि तुम उनको बोल सकते हो कि विकासशील। एक होता है विकासशील, एक होता है विकसित। ठीक है, तो वो देश आपस में क्या कैसे भिन्न है, क्या उनमें भिन्नताएं होती है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आपने बताने हैं। दूसरा, रोस्ट्रोव के ऐतिहासिक अवस्था दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण करना। अच्छा, ये जो रोस्ट्रोव है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, हर सेशन में आता है, इसको आप डबल स्टार कर लेना। फिर है फिफ्थ है आपका, मानव विकास दृष्टिकोण के सैद्धांतिक आधार की चर्चा करनी है। मानव विकास दृष्टिकोण मतलब मानव विकास का जो दृष्टिकोण है ना उसके सैद्धांतिक आधार वो कौन से आधार हैं जिसकी वजह से जो मानव विकास का जो दृष्टिकोण है ना, मानव किस तरह से विकास का दृष्टिकोण उसका पनपता है, किस तरह से वो इंक्रीज होता है, क्या उसकी अपनी समझ होती है, उसको आपने यहाँ पर लिखना है। फिर है पर्यावरण और विकास के बीच संबंधों की व्याख्या करनी है। पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा। पर्यावरण और विकास के बीच संबंध। देखो, पर्यावरण तो तुम्हें पता ही है, विकास भी पता है क्या होता है, उनके बीच संबंध क्या होता है। ठीक है ना, कि देखो जब विकास होता है तो उसके लिए पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचता ही है। कोई भी विकास करते हो, आप बिल्डिंग्स बनाते हो, विकास का मतलब होता है प्रगति करना या कुछ बनाना, कुछ भी नई चीज़ डेवलप करना। तो जब हम कुछ भी नया डेवलप करते हैं तो सबसे पहले जो है प्रकृति को थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों की जो है इनका आपने संबंध बताना है। ठीक है, विकास और पर्यावरण का, वो आपको नेगेटिव भी मिल सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो वो आपने दोनों लिखने हैं। फिर आता है आपका पारिस्थितिकी नारीवाद और पारिस्थितिकी नारीवाद पर एक टिप्पणी लिखनी है आपने। ठीक है, ये वाला। तो पारिस्थितिकी नारीवाद क्या होता है? परिस्थितियों से बना है पारिस्थितिकी नारीवाद पर एक टिप्पणी लिखनी है। फिर अमर्त्य सेन के विकास के दृष्टिकोण पर आपने चर्चा करनी है। ये हो गया, इसको पढ़ के जाना अच्छे से। ये हमने देख लिया अभी जून 2024 का क्वेश्चन पेपर। अब मैं एक और आपको दिखाने वाली हूँ, तो ये देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। तो ये है तुम्हारा दिसंबर 2023 का पेपर। ठीक है, अभी तक हमने जो देखा था वो जून 2024 का हमने किया था। ये दिसंबर वाला देख लो तुम, क्योंकि तुम लोग दिसंबर में पेपर दे रहे हो तो सेशन लगभग सेम ही सेशन है, तो हो सकता है नहीं चीज़ें रिपीट होती है। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही है, आपका 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 400 शब्दों में। सबसे पहले देखो क्या क्वेश्चन आया हुआ है। विकास शब्द से आप क्या समझते हैं?
सबसे पहले डेफिनेशन ही देनी है अपनी विकास की। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा खासा आपने लिखना है सब कुछ इसके बारे में। फिर है विकास के राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक कारकों पर विवेचना करनी है आपने। ठीक है, ये आ गया विकास के पराश्रित सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं डिटेल में थोड़ा सा। ठीक है, फिर आता है आपका विकास के अध्ययन के लिए रोस्ट्रोव। देखो मैंने तुम्हें बोला था कि जो पिछले वाला पेपर जो अभी डिस्कस किया हमने उसमें भी ये रोस्ट्रोव की थ्योरी आई हुई है, और ये जो दिसंबर वाला है 2023 का, इसमें भी आप देख सकते हो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो रोस्ट्रोव की थ्योरी को अच्छे से पढ़ के जाना, इसमें हमेशा क्वेश्चन आ रहा है। 5th क्वेश्चन है वैश्विक आर्थिक के 3 आर्थिक क्षेत्रों के विशिष्ट गुणों को रेखांकित करना है आपने। ठीक है, फिर है एक आ गया लैंगिक और विकास उपागम की आलोचनात्मक विवेचना। लैंगिक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, विकास उपागम। ठीक है, विकास से जुड़े प्रवचन के कारणों एवं परिणामों की चर्चा कीजिए। विकास, देखो सबसे पहले तो विकास की आपने डेफिनेशन देनी है, उससे जुड़े हुए प्रवचन क्या होता है, किसी को बसाना है ना। कोई जब बाहर से आता है या कोई प्रजाति नई प्रजाति है उससे उसको बोलते हैं प्रवचन। तो विकास से जुड़े प्रवचन के कारण कि क्या कारण होते हैं इन चीज़ों के और उसके क्या परिणाम होते हैं, उन चीज़ों को आपने डिस्कस करना है। फिर दूसरा है 8वां है आपका विस्थापन और विकास के बीच की कड़ियाँ। विस्थापन और विकास, विस्थापन क्या होता है, कहीं चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, उसको बोलते हैं विस्थापन। और विकास क्या होता है, विकास होता है कि एक जगह रुककर कुछ डेवलप करना। तो उनके बीच की कड़ियाँ क्या है, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं दोनों को। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। इसको हम करेंगे अभी, मैं बस क्वेश्चन दिखा रही हूँ कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपके क्वेश्चन है। आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि अब 2 क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज किया है। अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलो इस वाले पेपर को हम डिस्कस कर लेते हैं। जून 2024 का जो लास्ट सेशन में हुआ था उसी को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो पूरा पैटर्न आपने समझ लिया होगा। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, उद्विकास प्रगति एवं वृद्धि के बीच अंतर करना है। तो सबसे पहले तो ना आपको उद्विकास की परिभाषा पता होना चाहिए। अभी ध्यान से सुनो, उद्विकास क्या होता है कि ये एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई सरल जीव जटिल जीव में बदल जाता है। तो ये ना एक निश्चित दिशा में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें किसी भी वस्तु की संरचना, उसके गुणों में लगातार बदलाव जो है वो होता रहता है, चेंजेबल प्रोसेस होता है। उद्विकास की प्रक्रिया जो है वो प्राकृतिक नियमों के मुताबिक चलती है, जो नेचुरल वे में चलती है। और इस शब्द का जो विकास किया था वो था हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, ये आप लिख के आना, हर्बर्ट स्पेंसर ने इस शब्द का विकास किया था। ये चीज़ें नोट करोगे ना, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। फिर दूसरा है प्रगति। कि प्रगति क्या होती है, प्रगति होती है कि किसी भी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। ये समाज के हित में किया गया काम होता है। किसी भी सोसाइटी के जब बेनिफिट के लिए कोई काम किया जाता है ना, उसको प्रगति बोलते हैं। प्रगति का ना कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है, ये एक सहायक दिशा में होने वाला काम है। सहायक दिशा में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाने के लिए जब हम कुछ काम करते हैं ना, उसको प्रगति बोलते हैं। प्रगति वांछित दिशा की ओर, मतलब कोई ऐसा लक्ष्य जिसको हम सब चाहते हैं कि वो हो, उसकी ओर एक नियोजित परिवर्तन करना होता है, उसको हम प्रगति बोलते हैं। दूसरा है वृद्धि होता है। वृद्धि क्या होती है, देखो हिंदी में तो तुम लोग समझते हो वृद्धि को क्या बोलते हैं। तो ये किसी चीज़ का आकार, उसकी संख्या, उसकी मात्रा बढ़ाना होता है, उसको बोलते हैं वृद्धि। तो यही होती है ना, किसी चीज़ का आकार बढ़ जाना, उसमें वृद्धि हो जाना। मात्रा, किसी चीज़ की मात्रा बढ़ जाना, मतलब उस चीज़ में वृद्धि हो जाना। संख्या में भी हम वृद्धि को यूज़ करते हैं। तो आमतौर पर मात्रात्मक होती है, जैसे कि किसी भी पौधे का ऊंचा होना या किसी कंपनी की जो बेसिक आय होती है या जो एनुअल इनकम होती है उसमें वृद्धि होना। तो ये हो गई इनकी डेफिनेशन। अब इनके बीच में डेफिनेशन तो चलो हो गई, अब अंतर क्या होता है वो भी तो बताना पड़ेगा ना आपको। थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ कि जैसे मान लो वृद्धि और विकास में अगर मान लो आपको अंतर करना है, तो वृद्धि के लिए बोलते हैं कि भाई इसका स्वरूप जो है बाह्य होता है, विकास का जो आंतरिक होता है। और वृद्धि में ये बोल सकते हो कि कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाती है ना, बट विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि के लिए इसका प्रयोग जो है एक संकुचित अर्थ में होता है, लेकिन विकास का व्यापक अर्थ में होता है, ऐसे होता है ना। और इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता वृद्धि का, बट विकास जो है वो एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होता रहता है। वृद्धि दिशाहीन होती है ना। वृद्धि तो किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे पेड़ होता है, पेड़ कोई एक ही दिशा में थोड़ी ना चलता है, उसकी ब्रांचेज होती हैं, वो किसी भी दिशा में बढ़ जाती हैं।
लेकिन विकास जो है उसकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है। तो ऐसे ही आपने सारे इसमें बताने हैं और प्रकृति के बारे में बताना है आपने, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। फिर हम दूसरा देख लेते हैं, विकास के सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की व्याख्या करनी है। इसको कर लेते हैं। देखो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है ये। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि समाज के, किसी भी समाज के विशेषता और विभेदन उनके सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों द्वारा होते हैं। ये विशिष्ट परिस्थितियाँ सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियों के रूप में कार्य करती हैं जो व्यक्तिगत समूहों की भावनाओं, दृष्टिकोणों, मूल्यों, विचारों, अंतःक्रियाओं, व्यवहारों को प्रभावित करती हैं, ठीक है। अब सामाजिक सांस्कृतिक जो कारक हैं, पहले सामाजिक कारक पढ़ लेते हैं। तो जो सामाजिक विकास और कार्य प्रणाली को आकार देने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये किसी समुदाय या किसी अन्य जनसंख्या समूह के लिए अद्वितीय परंपराओं, पैटर्न और जो भी विश्वासों के पर्याय होते हैं, ठीक है। अब ये कुछ ऐसी पावर्स भी होती हैं जो किसी भी समाज में निर्णय लेने को प्रेरित करती हैं। ये समझना कि ये ताकतें कैसे प्रकट होती हैं और कैसे काम करती हैं, व्यवसाय को लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। और लोग अपने जो सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के आधार पर ना विभिन्न जो अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, मान लो संदर्भ हो गए, ब्रांड हो गए, नीतियों के प्रति अपना व्यवहार करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। ये कारक इस बात को भी प्रभावित करते हैं कि लोग दुनिया और अपने आसपास के अन्य लोगों को कैसे देखते हैं और समझते हैं। व्यावसायिक अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए ना, तो किसी विशेष ब्रांड को या सेवा को खरीदने के लिए बाजार की जो इच्छा होती है ना, वो सामाजिक सांस्कृतिक कारकों पर ही निर्भर करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो जो अरब के लोग हैं, अरब वाले ऐसे बाज़ार को लक्षित करते हैं या जहाँ पर पिग जो मांस बेचने वाली दुकान होती है ना, उनको स्थापित करना होता है और उसे सक्सेसफुली चलाना भी होता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक व्यवसाय, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण और धार्मिक परिणामों को प्रभावित करती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं ब्रीफ में बता रही हूँ, इस तरह से आपने लिखना है। फिर तीसरा जो क्वेश्चन आता है यहाँ, थर्ड है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अविकसित देश और विकसित देश कैसे भिन्न है, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो, अविकसित तो होता है जो अभी विकास कर रहा है, विकासशील भी बोल सकते हो। विकसित देश है जो कि हर लेवल पर जो है उसने विकास कर चुका है और मतलब स्टैब्लिश कंट्री, एक डेवलप कंट्री, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या बता सकते हो। देखो, किसी भी देश के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें आर्थिक, सामाजिक, है ना, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल और जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, टेक्निकली, लिविंग जो वे ऑफ लिविंग है, इन चीज़ों के आधार पर ही तो हम लोग यहाँ पर जो हम भिन्नता दिखा सकते हैं ना। तो जैसे आप फर्स्ट ले सकते हैं कि आर्थिक स्थिति, तो विकसित देशों में आर्थिक स्थिति का जो विकास स्तर होता है ज़्यादा होता है, जबकि विकासशील देशों में भी, अविकसित मीन्स जो विकासशील, जो भी विकसित नहीं हुआ, विकास कर रहा है, वहाँ पर कम होता है। विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी बोलते हैं जिसको, उसका आकार बड़ा होता है। जीवन स्तर, अब लाइफस्टाइल में क्या होता है कि विकसित देशों में जो है जीवन स्तर ऊंचा होता है, जाहिर सी बात है, जबकि यहाँ पर कम होता है। टेक्निकल अगर देख लें, टेक्निकल जो विकसित देशों में वही टेक्निकल जो डेवलपमेंट होती ज़्यादा होगी और विकास अविकसित में कम होगी, ये तो जाहिर सी बात है ना। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज में विकसित देशों में उनका लेवल ज़्यादा होगा, अविकसित देशों में कम होगा। फिर एक और होता है जन्म दर और मृत्यु दर, तो विकसित देशों में जन्म दर और मृत्यु दर कम होती है, जबकि विकासशील देशों में दोनों दरें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रोसेस चल रहा होता है इन चीज़ों से डील करने का। औद्योगिकरण, विकसित देश औद्योगिक होते हैं जबकि विकासशील देश कृषि प्रधान होते हैं, जैसे हम लोग हैं। फिर है बेरोजगारी दर, तो विकसित देशों में बेरोजगारी दर कम होती है, इतना तो समझ ही सकते हो तुम लोग। गरीबी, विकसित देशों में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ गरीबी कम होती है। साक्षरता, एजुकेशनल लिटरेसी अविकसित देशों में कम मिलेगी, विकसित देशों में ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरह से आपने इन चीज़ों को ना थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना है, बढ़ा चढ़ा के मतलब अच्छे से डिटेल में लिखना है। गॉट इट। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रोस्ट्रोव। देखो यहाँ पर ही आ गया ये क्वेश्चन, इसको डबल स्टार दे देना, ठीक है, ये हमेशा आता है। तो रोस्ट्रोव की ऐतिहासिक अवस्था दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है आपने। तो इसमें सबसे पहले तो आपने बताना है कि रोस्ट्रोव कौन थे। रोस्ट्रोव जो है कि अमेरिकी अर्थशास्त्री थे और 20वीं सदी के विकास में इन्होंने प्रमुख विचारकों में से एक थे, ठीक है। रोस्ट्रोव से पहले विकास के दृष्टिकोण पर जो थे वो किस आधार पर थे, आधुनिकीकरण पर। उस समय के सबसे अधिक
मतलब ये जो थे रोस्ट्रो वेस्टर्न कंट्रीज से बिलोंग करते थे, जाहिर सी बात है उस समय के सबसे अधिक अमीर, अधिक शक्तिशाली देश की क्या विशेषता होती थी, जो अल्प विकास के प्रारंभिक चरणों से आगे बढ़ने में सक्षम होते थे। अन्य देशों को खुद को पश्चिम के अनुरूप ढालना चाहिए, ये उनका अपना एक व्यू था। पूंजीवादी और उदार लोकतंत्र के आधुनिक राज्य की आकांक्षा करनी चाहिए, ये वो अपने थियोरी में बताते हैं। तो इनकी ये पूरी थियोरी आपने बतानी है इसमें, ठीक है। ऐतिहासिक अवस्था के बारे में सारा बताना है। पारंपरिक समाज हो गया, उड़ान भरने के लिए पूर्ण शर्तें, परिपक्वता की ओर बढ़ना, उच्च सामूहिक उपभोग का युग, और इनकी जो रोस्ट्रो मॉडल की जो ऐतिहासिक और राजनीतिक जो समझ थी वो आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। फिर है आपका मानव विकास दृष्टिकोण के सैद्धांतिक आधार की चर्चा करनी है। मानव विकास, तो जो 5वां क्वेश्चन है आपके सामने, मानव विकास दृष्टिकोण। देखो 4 अलग अलग मानव विकास दृष्टिकोण होते हैं। आय दृष्टिकोण, कल्याण दृष्टिकोण, अपनी बुनियादी ज़रूरतों का दृष्टिकोण, है ना, क्षमता दृष्टिकोण, अपनी क्या क्षमताएं होती हैं। जब मानव विकास को मापने की बात आती है ना, तो मानव गरीबी सूचकांक और मानव विकास सूचकांक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सूचकांक होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि मानव विकास के लिए ज़रूरी 3 आधार कौन से होते हैं। स्वास्थ्य, रचनात्मक जीवन, लंबा और स्वस्थ और रचनात्मक जीवन, ये हो गया। ज्ञानवान होना, ठीक है। तीसरा होता है कि एक सभ्य जीवन जीने के लिए ना जरूरी संसाधन, जो एक लाइफ जीने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरी बेसिक चीज़ें होती हैं, उन तक उनकी पहुंच होना, ये होते हैं मानव विकास के दृष्टिकोण होते हैं। अच्छा, फिर थोड़ा सा इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि मानव विकास के जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में जैसे अचेतन के पहलू हो गए, उसके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस सिद्धांत को आविष्कार किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था, ये थोड़ा सा लिख सकते हैं आप यहाँ पर। फिर है मानव विकास की अवधारणा में स्वतंत्रता के विस्तार, क्षमताओं में वृद्धि, सभी के लिए समान अवसर, है ना, प्रदान करना, और एक सुदृढ़, स्वस्थ और समृद्ध जीवन सुनिश्चित करना शामिल होता है। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं इसमें। फिर आता है आपका नेक्स्ट, देख लेते हैं, पर्यावरण और विकास के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज के दृष्टिकोण से तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हो पर्यावरण का क्या हाल हो रखा है। तो इसके बीच संबंध की व्याख्या करनी है आपने। तो इसमें तो आप मोटा मोटा ये देख लो कि पर्यावरण क्या होता है, विकास क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप जब लिखना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा जब इंट्रोडक्शन देंगे तो उसको आप ऐसे शुरू कर सकते हो कि पर्यावरण विकास के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। पर्यावरण जो है वो समृद्ध होने पर विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। हालांकि विकास के लिए औद्योगिकरण और शहरीकरण जैसी आय सृजनकारी उपायों से पर्यावरण को नुकसान भी होता है ना। विकास होगा तो नुकसान भी होगा पर्यावरण को। और पर्यावरण विकास के बीच के संबंध को समझने के लिए ना थोड़ी सी कुछ बातों पर आप थोड़ा सा ये मैं बताने वाली हूँ, उनको ध्यान से सुनना कि विकास के लिए पर्यावरणीय गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है, वो तो सबको पता है। पर्यावरणीय जो नुकसान होता है ना, उसमें वैश्विक विकास का मुख्य योगदान है। वैश्विक विकास क्या होता है कि ग्लोबल लेवल पर जो विकास हो रहे हैं ना, उससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास करना भी ज़रूरी है, वो भी है। और अर्थव्यवस्था और पर्यावरण ये एक दूसरे पर निर्भर है। पर्यावरण संरक्षण से रोजगार सृजन भी होता है, ये भी है, ये भी तो सच है ना। तो पर्यावरण विकास के जो बीच के जो संबंध हैं उसको बेहतर बनाने के लिए जो सतत विकास की अवधारणा को अपनाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है सतत विकास, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी कर लेना। तो सतत विकास का मतलब होता है कि वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की जो पीढ़ियाँ आने वाली हैं उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करना, उसको बोलते हैं सतत विकास। कंटिन्यू, कोई डेवलपमेंट हो रही है, कंटिन्यूटी में हो रही है उसको। तो इन बातों पर ध्यान दिया जा सकता है इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा, फिर एक चीज़ थोड़ा सा अपने हिसाब से ये भी लिख सकते हो कि ऊर्जा जो सोर्सेस हैं उसके गैर पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता जो है वो बढ़ती जा रही है। स्वच्छ ईंधन जो होते हैं जैसे एलपीजी, सीएनजी का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा को स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रमों में शामिल करना चाहिए, तभी तो जागरूकता बढ़ेगी ना। तो ऐसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिक नारीवाद पर एक टिप्पणी लिखनी है। परिस्थितियाँ किन परिस्थितियों की वजह से जो है नारीवाद की ज़रूरत हुई, या किस परिस्थिति के दृष्टिकोण का नारीवाद पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपने लिखना।
इस पर मैं थोड़ा सा बता दूं कि पारिस्थितिकी जो नारीवाद है ना, या फिर इको फेमिनिज्म, एक सामूहिक एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था ये एक तरह से। ठीक है, ये नारीवादी आंदोलन की एक ना एक ब्रांच थी, एक समझ लो कि एक, हाँ ब्रांच ही बोलेंगे। ठीक है, ये आंदोलन जो था ना, महिलाओं के शोषण, दमन, उनके बीच पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा था ना, उसके साथ गहरे संबंध को दर्शाता है यहाँ पर पारिस्थितिक नारीवाद को। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं बता देती हूँ कि ये जो आंदोलन था ना, ये पर्यावरण के प्रति जो सामाजिक व्यवहार और महिलाओं के प्रति जो उनका बिहेवियर था, उसके बीच में समानता होती है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण के साथ भी इतना कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था और नारियों के साथ भी नहीं हो रहा था। सामाजिक व्यवहार की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, सेकंड ये कर सकते हो कि ये जो आंदोलन था ये लैंगिक विभेद, पर्यावरण प्रदूषण, नस्लवाद, रंगभेद और अन्य जो भी सामाजिक विषमताओं के बीच जो गहरा संबंध होता था ना, उसको ये स्वीकृति देता है। फिर थर्ड आप ये समझ सकते हो कि ये आंदोलन था जो पितृसत्तात्मक समाज में जो प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग और शोषण की वजहों पर जोर देता है। फिर नेक्स्ट हो जाता है कि आप फोर्थ पॉइंट ये लिख सकते हो कि जो आंदोलन था ये प्रकृति को जीवन का जाल मानता है और जो धागे और प्रजातियों को जोड़ने वाले संबंधों पर जोर देता है। फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा कि जो आंदोलन था ये निरस्त्रीकरण के मुद्दों को अंतरंग और जो नैतिक स्तर पर देखता है इन चीज़ों को। ठीक है ना, जो नैतिक शिक्षा जो हम लोग पढ़ते हैं ना, नैतिक स्तर, मोरल वैल्यू, उनकी उस पर इस चीज़ को देखता है। फिर ये जो मोमेंट था ये हथियारों की दौड़ को रोकने और दुनिया की जो प्राथमिकताओं को बदलने के लिए विकेंद्रित जीवन, संस्कृति और प्रत्यक्ष जो कार्यवाही होती है जिस पर राजनीति की ज़रूरत पर जोर देता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको इस तरह से लिखनी है। मैंने 4-5 पॉइंट बताए हैं, आप इनको डिटेल में लिख सकते हो। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, अमर्त्य सेन के विकास के दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। इन्होंने तो इस पर काफ़ी कुछ, विकास के दृष्टिकोण पर इन्होंने काफ़ी कुछ, बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आप अमर्त्य सेन के विकास के प्रति जो दृष्टिकोण की बात अगर करेंगे तो आप उसमें थोड़ा आप ये लिख सकते हो, मतलब आपको तो ज़्यादा लिखना है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि उनका जो कहना था ना वो था विकास का जो मकसद था वो आर्थिक वृद्धि नहीं था बल्कि लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना था। यहाँ पर आप एक पॉइंट ऐसे लिख सकते हो। दूसरा होता है कि जो अमर्त्य सेन ने, उन्होंने विकास को स्वतंत्रता के रूप में बताया है ना, कि विकास जो है ना, जैसे हम सबको स्वतंत्रता है ना, तो आर्थिक विकास की स्वतंत्रता भी लोगों को वैसे ही होनी चाहिए, मतलब हर कोई अपना आर्थिक विकास कर सके। फिर था कि गरीबी, उनके अकॉर्डिंग जो गरीबी का मतलब था ना, किसी काल्पनिक रेखा से नीचे रहना नहीं है बल्कि ऐसी आय का स्तर होना था जिससे व्यक्ति को ना बुनियादी ज़रूरतें पूरी ना हो पाए, ये था उनका मतलब। फिर था कि नहीं, मैंने कुछ थोड़ा सा गलत बोला है मैंने कहीं और ध्यान चला गया था। तीसरा पॉइंट मैं फिर से बताती हूँ कि उनके अनुसार ना, सेन के मुताबिक जो गरीबी का मतलब किसी काल्पनिक रेखा से नीचे रहना नहीं है बल्कि ऐसी आय का स्तर होना है जिससे व्यक्ति को बुनियादी ज़रूरतें पूरी ना हो पाए। फिर आप फोर्थ पॉइंट ये लिख सकते हो कि अमर्त्य सेन ने ना जो एक क्षमता दृष्टिकोण दिया था, क्षमता मीन्स अपनी कैपेबिलिटी की, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानना। ये ना एक इनके अकॉर्डिंग क्या था कि सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन जो था वो लोगों को बढ़ावा देने और उन्हें मूल्यवान काम करने की आज़ादी देता था। ठीक है, पांचवा पॉइंट ये लिख सकते हो आप कि उन्होंने ये भी बोला है अपने ये विकास के दृष्टिकोण पर कि सरकारें जो होती हैं, गवर्नमेंट जो भी होती है, वो जब आर्थिक विकास के लिए सामाजिक खर्च उनको बढ़ाने चाहिए जिससे लोगों की खरीदारी क्षमता बढ़ती है और जीवन स्तर, जो वे ऑफ लिविंग है, वो भी इम्प्रूव होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप ये कर लेना कि जो लोकतांत्रिक देश में होते हैं, जो जैसे हमारा लोकतांत्रिक देशों में अकाल नहीं पड़ते हैं, जब तक लोगों को बोलने की आज़ादी है और चुनाव होते हैं तब तक अकाल से मरने की आशंका नहीं रहती। इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं क्यों बोल रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप कम से कम 10 पॉइंट तो करके ही आना, क्योंकि अगर 2 पॉइंट का भी एक पॉइंट पर भी अगर आपको 2 नंबर मिलते हैं तो इस तरह से आप 20 मार्क्स करोगे तो 10-12 पॉइंट लिख के आना, तो आपको अच्छा खासा ये हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये था आज का पेपर। आई होप थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब कर पाई हूँ। तो ठीक है, कुछ अगर समझ नहीं आया हो, एक्चुअली थोड़ा जल्दी बोल गई मैं, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, निशन कोच। ठीक है, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।